गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 में जिसका नाम है जैव पराक्रम के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। यानी वे सभी कार्य है कुल मिलाकर के जितने भी कार्य है जो हमारे अनुरक्षण के लिए यानी सजीवों के अनुरक्षण के लिए ज़रूरी है, उनको जीवित रखने के लिए, उनके शरीर की सारी क्रियाएं होने के लिए जो भी कार्य जरूरी है उन सबको कुल मिलाकर के बोला जाता है अनुरक्षण। ठीक है, तो आज उसी में पहला काम है जो पहला जो प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर या सभी सजीवों के अंदर, वो है पोषण। ठीक है, तो पोषण के बारे में हम चर्चा कर लें। जब हम चल फिर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है। ऊर्जा मतलब जिसको हम बोलते हैं ताकत। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कहाँ से मिलेगी हमको? वो हमें मिलेगी जो भी हमने कोई भी पदार्थ खाया पिया है उससे जो हमें ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में पदार्थ मिल रहे हैं उससे वो हमें मिलती है। तो कहता है जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे, यानी हम बैठ के विचार कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं या विचार भी नहीं कर रहे, हम सो रहे हैं, तो उस दौरान भी हमें चाहिए ऊर्जा चाहिए है, क्योंकि उस दौरान सांस तो हम ले ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में कर्म की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा भोजन जो हम खाते हैं, यानी वह ऊर्जा का स्रोत या पदार्थ जो भी हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भोजन बोला जाता है। यानी वो ऊर्जा का स्रोत जिसकी जरूरत है हमारे शरीर को है, चाहे वो हम उसको बाहर से खा रहे हैं। ठीक है, बाहर से जो भी पदार्थ हम खा रहे हैं ऊर्जा के लिए उसको बोला जाता है भोजन। अब सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? देखें, इसमें सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। विभिन्न विधियों से कैसे? वही अलग अलग प्रकार का जीव अलग अलग प्रकार के से भोजन ग्रहण करने की प्रणाली है उसकी। जैसे मनुष्य अपना भोजन अपने मुंह के द्वारा खाता है, पेड़ पौधों का कोई मुंह नहीं है तो वो अपने भोजन को जड़ से ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधे भी सजीव। ठीक है, तो हर एक की अपनी अलग अलग विधि है, जैसा उसका डिजाइन है, जैसा उसकी शारीरिक संरचना है, उसी के आधार पर वो भोजन करता है। कोई मांसाहारी है तो मांस खाने वाला होगा, तो कोई शाकाहारी है तो शाक खाने वाला होगा। ठीक है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं जिन्हें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक स्रोत जैसे कि भाई जमीन से खाद मिट्टी जो भी है वो सब मिला करके। ये जीव स्वपोषी हैं जिनमें हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। यानी जो हम पदार्थ खाते हैं वो जटिल पदार्थ हैं, उनको हम सरल पदार्थों में खंडित करके खाते हैं। खंडित करते हैं पहले, जब वो हमारा भोजन शरीर उसका पोषण कर पाता है, ताकि यह जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। जैसे हम जो भी भोजन खाते हैं मुंह में जाते ही उसके अंदर लार ग्रंथि से लार मिल जाता है। ठीक है, वो भोजन को चिकना और मुलायम कर देता ताकि हमारे शरीर में अंदर उसको जाने में परेशानी ना हो। पेट में पहुंचते ही उसमें कई प्रकार के एंजाइम मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी उसको पचाना शुरू करते हैं। सामान्य भाषा में उसको पचाना शुरू करते हैं। पचाने का मतलब है उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि जाते ही वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी, तो वो एंजाइम ही है। वे कई प्रकार के एसिड जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं वो उसके अंदर मिलते रहते हैं और एंजाइम भी इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये भोजन
छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके जब इसका ये रस की फॉर्म में आ जाता है तो उसका अवशोषण कर लिया जाता है, बाकी जो गंदा पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जो हमारे जैसे विषमपोषी जीव हैं इनको ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये हम जो है या हम डिपेंड है, या आप ये कह सकते हो जैसे गाय भैंस है या और दूसरे जंतु है, वे भी किसके ऊपर डिपेंड है, सब पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है, उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये विषमपोषी किसके ऊपर डिपेंड है, स्वपोषी पर, क्योंकि पेड़ पौधे हैं स्वपोषी, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम तो पेड़ पौधों से भोजन लेकर के या दूसरे जीव जंतुओं से भोजन लेकर के वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरे जीव जंतुओं से कैसे, भाई कोई मुर्गा खाता है, कोई बकरे यानी कोई मांस खाता है, मछली खाता है, कोई दूध पीता है, तो वो भी दूसरे जीव जंतुओं से ले रहा है। ठीक है, हम अनाज खाते हैं वो पेड़ पौधों से मिल रहा है, फल खाते हैं वो पेड़ पौधे से मिल रहे हैं, तो हम टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, पेड़ पौधों के ऊपर। ठीक है, पेड़ पौधे मतलब स्वपोषी के ऊपर हम डिपेंड है। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीव में सम्मिलित हैं। जंतु और कवक भी जो है विषमपोषी में ही सम्मिलित है। अब है स्वपोषी पोषण की, स्वपोषी जीव अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। स्वपोषी मतलब जैसे ये पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, आप लोगों ये जो बात है कि पेड़ पौधे भोजन किस प्रकार से करते हैं, ये आप लोग बहुत क्लास पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, चौथी पांचवी क्लास से पढ़ने लग जाते हो विज्ञान की किताब में कि पेड़ पौधे अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में क्लोरोफिल की वजह से बना लेते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, यही पढ़ते आ रहे हो ना, तो वही अभी पढ़ना आप लोगों ने। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मंड मतलब ग्लूकोज। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में प्रयुक्त हमारे द्वारा भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पर एक रिएक्शन लिख करके दिखा रखी है कि पेड़ पौधे किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी की मौजूदगी में अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश ये जरूरी है, और कौन सी प्रक्रिया, सूर्य का प्रकाश और क्या चाहिए, क्लोरोफिल, और इस प्रक्रिया का क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 प्लस में वाष्प के रूप में पानी भी बाहर निकलता है। ठीक है, सॉरी, पानी तो निकलता ही है, साथ में ऑक्सीजन और निकलेगी। तो ये रिएक्शन जो यहां पर लिखी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी और पानी की मौजूदगी, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वगैरह के साथ मिलकर के ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कितने संतुलित कर लो, देखो 6 कार्बन है, 12 ऑक्सीजन है, 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। ठीक है,
और हाइड्रोजन के हैं 12, हाइड्रोजन 12, कार्बन के 6 हो गए, ऑक्सीजन के 18 होने चाहिए, 6 तो ये हो गए और 6 दूनी 12 ये हो गई, ऑक्सीजन भी इसके अंदर निकलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। तो देखें इस प्रक्रम में क्या क्या घटनाएं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। प्रकाश ऊर्जा जो को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, यानी पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, जो प्रकाश से ऊर्जा मिलती है उनको वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। जो जल के अणु है वो किस में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में वो टूट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर मौजूद है वो किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हो गई। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ मौजूद है। यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, यानी इस कहने का अर्थ ये है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रक्रम हो गया तो ये तुरंत दूसरा प्रक्रम उसके बाद ही होगा, टाइम भी लग सकता है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, यानी रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं पेड़ पौधे, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण कर रहे हैं उसके रात में ऑक्सीजन तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। दिन में क्या करते हैं, ये जो रात के अंदर क्या करते हैं, जो एक इस प्रकार का उत्पाद बन जाता है जो मध्यम उत्पाद है, ना तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ना ही पूरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक मध्यम उत्पाद बन जाएगा। और जैसे ही दिन में क्लोरोफिल और ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो दिन में क्या होता है, क्लोरोफिल और ऊर्जा का अवशोषण करके जो लास्ट में जो उत्पाद बनता है, जैसा बनना चाहिए पेड़ पौधों से वैसा बन जाता है। इसलिए ये कहा जाता है भाई रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, रात्रि में पेड़ पौधों से वस्तुएं भी नहीं तोड़नी चाहिए, चीजें भी नहीं तोड़नी चाहिए, है ना। तो यदि आप ध्यानपूर्वक आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो यहाँ पर बताया किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे भाग में कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो मैं देखो यहाँ पर ये चित्र दिखाया हुआ है, ये चित्र तुम देख सकते हो। इसमें ये पत्ती की अनुप्रस्थ काट है और इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसमें हरे बिंदु नजर आ रही है। हरे बिंदु क्या है, ये हरे बिंदु क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो आगे कहता अब ये इनमें क्लोरोफिल होता है तथा आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो बहुत जरूरी है, इसको करने के लिए क्रियाकलाप यहाँ पर करते हैं। क्या क्रियाकलाप कहता, गमले में एक पौधा लीजिए, मनी प्लांट का पौधा ले सकते हो, मनी प्लांट का पौधा सभी ने देखा है। ठीक है, कहता उसको लगा करके गमले में, जब वो गमले में है तो उसके बाद उसको 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दो। अंधेरे कमरे में रखने का अर्थ ये है कि उसको कहीं से भी सूर्य का प्रकाश या जो सूर्य का प्रकाश है जिसकी वजह से पेड़ पौधे गति करते हैं, गति करने का अर्थ ये है बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं कर पाए। पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंडप प्रयुक्त हो जाए, जितना भी उसके अंदर ग्लूकोज है वो यूज कर लिया जाए पौधे द्वारा। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। 3 दिन के बाद पौधे को 6 घंटे के लिए सूरज के प्रकाश में रख दीजिए। अब फिर उस पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, उसके हरे रंग को
अंकित कर लीजिए। ये देख लो कि उसमें कहाँ पर हरा रंग है पत्ती के अंदर और कहाँ पर नहीं है। तो देखो चित्र में देख सकते हो यहाँ पर ये पत्ती दिखा रखी है तोड़ करके, हरा रंग है, एक कई जगह पर पीला रंग है, ठीक है, हरा और पीला कलर। फिर कहता है कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। अल्कोहल से भरे बीकर में डुबोने के बाद क्या करेंगे, अब हम इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में, जल उष्मक का मतलब है एक बड़े बर्तन में पानी ले लो और उसके अंदर उस बीकर को रख दो जिसमें अल्कोहल है और उस अल्कोहल में पत्ता डूबा हुआ है, ठीक है। अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म कभी नहीं करते हैं, उसको पानी के अंदर रख करके फिर गर्म करना है अल्कोहल को, ठीक है। अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म करोगे तो हो सकता है वो आग पकड़ ले, ठीक है, वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उसको डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं। तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होएगा, उसको जब तक गर्म करना जब तक कि वो अल्कोहल उबलने ना लग जाए। पत्ती के रंग का क्या होता है, क्या होगा पत्ती का रंग, जो पत्ती का रंग है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना हमने, जो विलियन का रंग था, विलियन मतलब जो अल्कोहल है उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, जो पत्ती का रंग है वो विलियन में घुल जाएगा, यानी जो हरा कलर है जितना भी वो उसके अंदर घुल जाएगा। अब कुछ मिनट के लिए पत्ती को आयोडीन के तनु विलियन में डाल दीजिए। आयोडीन के विलियन में डाल देंगे, पत्ती को बाहर निकाल कर उसके आयोडीन को धो डालिए। अब हमने पत्ती को चेक करना है कि किस प्रकार की पत्ती हो गई है, उसको धो करके सही से देखें। जैसा पहले हमने मैच किया था, जैसे पहले हमने उसको ट्रेस किया था वहां पर दोबारा से उसी रंग को देखें, क्योंकि जो पीला कलर है वो तो उस हिस्से में तो आयोडीन, उस हिस्से में तो ग्लूकोज है ही नहीं, क्लोरोफिल है ही नहीं। बाकी हिस्से में जो हरा रंग था, हरा भाग था, जो पहले पत्ती में हरा भाग आया था, उस हिस्से में क्या होएगा, जो हमने आयोडीन का कलर डाला वो आयोडीन का कलर उसमें चढ़ जाएगा। तो पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में क्या पता चल रहा है यहाँ से, कि जहां पर क्लोरोफिल मौजूद है वहीं पर ग्लूकोज भी मौजूद होगा, ठीक है, जहां पर क्लोरोफिल नहीं है वहां पर नहीं होगा। तो अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में अब हमने रंध्र के बारे में चर्चा करी थी। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था कि पेड़ पौधे जब सांस लेते तो किस प्रकार से ये रंध्र जो है खुलते और बंद होते हैं। सांस लेने के साथ साथ ये और भी चीजों के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। तो जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है, यानी केवल पत्तों से ही नहीं होता गैसों का आदान प्रदान, तने से भी होता है, जड़ के अंदर जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे उनसे भी होता है, जो टहनियाँ हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे भी गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। नहीं तो पतझड़ में जब आप लोगों ने देखा कि अनेकों बार पेड़ पौधों की टहनियों को ऐसे इस प्रकार से काट दिया जाता है कि एक भी पत्ता ना रहे पेड़ पौधे पर, तो इसका अर्थ ये हो गया पेड़ को सूख जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ सूखता नहीं है, वो नई पत्तियां निकाल करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वो कहाँ से मिल रहा है उसको भोजन, जमीन से भोजन ग्रहण कर रहा है, जो छिद्र दूसरी टहनियों में या तने के अंदर मौजूद है उनसे वो इस प्रक्रिया को दोहरा रहा है, ठीक है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जैसे द्वार कोशिका में जल अंदर जाएगा वे फूल जाएंगी और उनके फूलने पर क्या होएगा, रंध्र का छिद्र खुल जाएगा। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है।
अब ये कहता आगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की अति आवश्यकता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य, ये इस क्रियाकलाप से नीचे मैं पढ़ रहा हूँ कि उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वकोशी अपनी ऊर्जा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जो स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति द्वारा, जड़ों के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधे भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, उनको भी तो कच्चे पदार्थ की आवश्यकता है। जैसे पानी है, पानी का अवशोषण कहाँ से करेंगे? जड़ों के द्वारा, जमीन से करेंगे। ठीक है, हम उनके अंदर हम जमीन में पानी डाल दें उनकी जड़ के नजदीक, तो पानी सारी के सारी उस जमीन के अंदर धीरे धीरे पहुंच जाता है और पेड़ पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम जैसे पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। बहुत जरूरी है नाइट्रोजन। ठीक है, इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे ये जो तत्व हैं, आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे कि पेड़ पौधों के लिए या फसलों के लिए 13 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। लगभग 16 प्रकार की आवश्यकता होती है वैसे तो। ठीक है, लेकिन उसमें जो मुख्य है वो 13 है, और 13 में भी जो ज़्यादा जरूरी है वे 7 है। ठीक है, तो ये आप लोग 9वीं क्लास में पढ़ चुके हो। अब आगे हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। जो विषम पोषी पोषण है, इस टॉपिक को हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है,